आइए आज हम शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आज हम देखेंगे कार्य और ऊष्मा की तुल्यता। अगला पॉइंट देखेंगे ऊष्मागतिकीय चर थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। उसके आगे देखेंगे तापीय साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम। और लास्ट में देखेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी। इससे पहले हम ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन रूल पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ही हम ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। महान भौतिकी वैज्ञानिक जूल ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य करके 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इतना कार्य करके इतनी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। इसको प्रूफ किया कैलोरी ने, इसको प्रूफ किया जूल ने। यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। हम इसे दोनों साइड में किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए Q से कर दे रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ Q कैलोरी इक्वल टू 4.18 इंटू Q जूल। ये क्या है? ये कार्य है। यानी इसे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू 4.18 इंटू Q। या इसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू W/4.18। इस प्रकार हमें दो संबंध मिलते हैं। पहला संबंध ये, अगला जो संबंध है इसी का ही रूप है। ये जो 4.18 है इसे हम परिवर्तक फैक्टर कहते हैं, परिवर्तक गुणक कहते हैं। यानी अगर कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, यानी अगर हमें कैलोरी को जूल में व्यक्त करना हो तो हम 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले द्वारा, इस सूत्र द्वारा हम जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में चेंज कर सकते हैं। आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल में, तो उस न्यूमेरिकल में हम ये जो वैल्यू है परिवर्तक गुणक का 4.18, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसे
4.18 ना लेकर के इसे हम लेंगे 4.2, इसे हम लेंगे 4.2। क्यों लेंगे? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो इस प्रकार जूल ने प्रूफ किया कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है, और हमें बताया कि कैलोरी को अगर जूल में बदलना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकीय चर। हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ऊष्मागतिकीय चर। ऊष्मागतिकीय चर, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ये क्या है? किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की व्याख्या करने के लिए, उसके बारे में हमें बताने के लिए, जो हमारा ऊष्मागतिक निकाय है उसके बारे में बताने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें जिन जिन वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन चर राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम ऊष्मागतिकीय चर, थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं। ये चर कौन कौन से हैं? ये चर आपका दाब है, ताप है, आयतन है, और क्या है? और है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को हम म्यू से इंडिकेट करेंगे यहाँ। तो ये है ऊष्मागतिकीय चर, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। मतलब वे वेरिएबल जिनकी सहायता से हम ऊष्मागतिक निकाय के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। यानी बिना इसके हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसके बारे में नहीं जान सकते। तो ये रहा हमारा ऊष्मागतिकीय वेरिएबल, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। इन्हें हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। एक चर ऊष्मागतिकीय, एक चर और हम देखेंगे आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जिसे हम U या डेल्टा U से इंडिकेट करेंगे। तो आगे के टॉपिक में ये वेरिएबल हम यूज करेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक है तापीय साम्य। तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या है, समझते हैं। चलिए मान लेते हैं, हम जानते हैं कि जब दो निकाय जिनके ताप अलग अलग हो, अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हीट, ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की वस्तु में तब तक जाता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। चलिए मान लेते हैं ये एक वस्तु है जिसका ताप है 50 डिग्री सेल्सियस। ये जहां रखा है उस परिवेश का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। ये जो वस्तु है इसका टेम्परेचर 50 है, ये जिस परिवेश में है उसका टेम्परेचर 28 है। अब यहां देखिए तापांतर है, तो यहां ताप ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर, यानी इस वस्तु से परिवेश की ओर जाने लगता है और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। अगर मान लो, अगर हम
ये जो ताप है, जो ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर जा रहा है, अगर हम इसको किसी प्रकार से रोक दें, कैसे रोकेंगे? ये जो वस्तु है इसके चारों तरफ उष्मारोधी पदार्थ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हीट इधर से इधर ना जाए। अगर हम ऐसा कर दें तो इसमें ये जो वस्तु है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, यानी इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर इसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो हम कहते हैं कि ये तापीय साम्य में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तापीय साम्य का मतलब इसके ताप में, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी, इसके लिए डेल्टा टी इक्वल टू 0, यानी इसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ये है हमारा तापीय साम्य। अगला टॉपिक हमको देखना है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है समझते हैं। चलिए मान लेते हैं हम 3 वस्तु ले रहे हैं। एक वस्तु ये है, 3 वस्तु हम ले रहे हैं कुछ इस प्रकार, देखिए ये इस प्रकार। चलिए मान लेते हैं वस्तु है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। हम बी और सी के बीच में ऊष्मारोधी पदार्थ लगा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार। जबकि ए बी के बीच में कोई ऊष्मारोधी पदार्थ नहीं लगा रहे, साथ ही साथ ए और सी के बीच में कोई ऊष्मारोधी पदार्थ नहीं लगा रहे हैं। ये जिस परिवेश में रखा है उस परिवेश से इसको अलग करने के लिए इसके चारों तरफ हम ऊष्मारोधी पदार्थ लगा देते हैं कुछ इस प्रकार। ये ऊष्मारोधी पदार्थ है। ये जो 3 बॉडी है ए बी सी, इसके चारों तरफ लगाया गया है ताकि इस बॉडी का बाहरी परिवेश के साथ ऊष्मा का कोई लेन देन ना हो। साथ ही साथ बी और सी के बीच में भी ऊष्मारोधी पदार्थ लगाते हैं ताकि बी और सी के बीच में भी ऊष्मा का लेन देन ना हो। लेकिन ए और सी के बीच में ऊष्मा का लेन देन हो सकता है, ए और सी के बीच में ऊष्मा का लेन देन हो सकता है। ऐसी स्थिति में चलिए मान लेते हैं बी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ए का टेम्परेचर है कुछ मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस और सी का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कुछ अलग मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। इस स्थिति में हम देखते हैं कि बी और सी के बीच तापांतर है, लेकिन इनके बीच ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में ऊष्मारोधी पदार्थ रखा है। ऊष्मारोधी पदार्थ के कारण ये अलग है, इसके फलस्वरूप इनके बीच ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा। लेकिन साथ ही देखते हैं कि ए बी के बीच में भी तापांतर है और ए सी के बीच में भी तापांतर है, यानी यहाँ पर ए बी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि ए बी के बीच में बी का टेम्परेचर अधिक है, ए का टेम्परेचर कम है,
नियमता हीट बी से ए की तरफ जाएगा। अगर हम ए और सी को देखें तो यहां भी तापांतर है और इनके बीच में चूंकि उष्मारोधी पदार्थ नहीं है, अर्थात इनके बीच उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। इनके बीच में भी उष्मा का आदान प्रदान होता है नियम के अनुसार। चूंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसीलिए उष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर जाएगा। अगर हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, अगर हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं ए का टेम्परेचर, यानी ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर समान हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे ए का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर समान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो देखते हैं कि जो ए का टेम्परेचर होगा वही बी का टेम्परेचर होगा, वही सी का टेम्परेचर होगा। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। यानी अगर हम इसे शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे कि यदि दो ऐसे निकाय जिनके ताप अलग अलग हैं, जिनके ताप अलग अलग हैं, अगर हम इन्हें उष्मारोधी पदार्थ द्वारा अलग रखें, परंतु दोनों का संबंध एक तीसरे निकाय से हो, जिनके बीच इनका उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, उस स्थिति में तीनों निकायों का ताप समान हो जाता है कुछ समय बाद। यही है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहता है हमसे कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वे भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। तो ये रहा हमारा उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अगले वीडियो में हम देखेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम।